अब हमने फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और उसके जितने भी स्ट्रक्चर्स हैं और उनके फंक्शंस पढ़ लिए हैं, लेकिन अब हमने ये देखना है कि वो जो पूरा एक साइकिल है रिप्रोडक्शन का, वो किस तरह से डिज़ाइंड है, किन फेजेस में डिवाइडेड है और कौन से हार्मोन्स हैं जो इस पूरे साइकिल को कंट्रोल कर रहे हैं। सो लेट्स बिगिन विद द फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल एंड इट्स हार्मोनल रेगुलेशन। अब अगर हम इन सारे इवेंट्स को एक प्रॉपर डेफिनेशन में रखना चाहें तो द सीक्वेंस ऑफ ऑल द रिप्रोडक्टिव इवेंट्स इन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज कॉल्ड फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल, और कॉमनली हम इसको मेंस्ट्रुअल साइकिल भी बोल रहे होते हैं। अब फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल जो है दैट इज डिवाइडेड इनटू टू फेजेस। वी हैव एन ओवेरियन साइकिल, देन वी हैव अ यूट्रीन साइकिल। अब ओवेरियन साइकिल जो है ये वो सारे इवेंट्स हैं जो कि ओवरीज के अंदर हो रहे होते हैं, यानी एग्स की प्रोडक्शन और किस तरह मैच्योर होंगे, किस तरह रिलीज होंगे, वो सारा काम और उसमें जितने भी हार्मोन्स ऊपर नीचे हो रहे होते हैं वो रिलेटेड है ओवेरियन साइकिल से। और दूसरी जो चीज़ है दैट इज यूट्रीन साइकिल। अब यूट्रीन साइकिल जो है उसमें जितने भी इवेंट्स यूट्रस के अंदर हो रहे हैं, क्योंकि बेसिकली अगर फर्टिलाइजेशन हो जाती है एक वो साइड की तो उसने आके यूट्रस के अंदर ही इम्प्लांट होना होता है। उसके लिए यूट्रस की जो इंटरनल लाइनिंग है, जो एंडोमेट्रियम है, उसका प्रिपेयर्ड होना ज़रूरी है। और वो प्रिपेयर इसी तरह होती है कि कुछ हार्मोन्स उसको स्टिमुलेट करते हैं कि एट द टाइम ऑफ ओव्यूलेशन जो है वो मैक्सिमम अपनी जो है लेवल पे होती है, मैक्सिमम वेस्कुलराइजेशन वहाँ हुई होती है, जो ब्लड फ्लो है वो मैक्सिमम अपने जो है पिनिकल पे होता है, ताकि अगर एक वो साइड वहाँ पे आके एक एम्ब्रियो वहाँ पे इम्प्लांट हो तो उसको इनिशियली जो है उसको इम्प्लांटेशन की जगह भी मिले और कुछ और जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो भी उस टाइम पे यूट्रस में सिक्रीट हुए होते हैं कि वहाँ पे उसको सर्वाइवल के लिए जो इनिशियल 4 से 5 दिन लगते हैं ड्यूरिंग इम्प्लांटेशन, उसके लिए उसको न्यूट्रिएंट्स मिल जाएं। तो इसलिए जो दोनों साइकिल्स हैं ये एक साथ चल रही होती हैं और उनमें जो हार्मोन्स का ऊपर नीचे उतार चढ़ाव है वो भी एक दूसरे से मिला हुआ है, एक दूसरे से रिलेटेड है। अब अगर हम एक ओवरी के अंदर देखें तो जो पूरा प्रोसेस होता है एग्स की प्रोडक्शन का, उसको समराइज हम इस तरह कर सकते हैं कि शुरू में हमारे पास क्या होते हैं, ओवरीज के अंदर प्राइमरी फॉलिकल्स होते हैं। अब वो प्राइमरी फॉलिकल्स में से एक फॉलिकल जो है वो ग्रो करना शुरू कर देता है, उसको हम ग्रोइंग फॉलिकल कह रहे होते हैं। ग्रोइंग फॉलिकल जो है उसके अंदर आगे एक एग सेल मौजूद होता है और साथ कुछ फॉलिकुलर सेल्स भी होते हैं। अब आगे जब जो टाइम के साथ साथ जब वो एग सेल मैच्योर कर रहा होता है, जब वो फॉलिकल जो है वो मैच्योर हो रहा है तो वो फॉलिकुलर सेल्स को जो है कंज्यूम करता रहता है एज न्यूट्रिशन और एक मैच्योर फॉलिकल बन जाता है। और जो फॉलिकुलर फ्लूइड है अगेन वो उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। जब एक ख़ास स्टेज पे आता है जिस जो ओव्यूलेशन का टाइम हो तो ओवरी पे एक ख़ास किस्म का हार्मोन जो है वो एक्ट करता है और जो एग सेल है बेसिकली वो उस कैविटी के अंदर से, उस फॉलिकल के अंदर से रिलीज़ हो जाता है। अब जो एम्प्टी फॉलिकल जो एक रप्चर रह गया है वो आगे क्या है, वो एक एम्प्टी फॉलिकल बन जाता है और उसमें एक और स्ट्रक्चर प्रोड्यूस हो जाता है जिसको हम कहते हैं कॉर्पस ल्यूटियम। कॉर्पस ल्यूटियम जो है वो भी इन्वॉल्व है कुछ हार्मोनल कंट्रोल में जो हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन कॉर्पस ल्यूटियम जो है बनने के बाद और अपना काम करने के बाद जो है वो रिग्रेस हो जाता है, यानी ख़त्म हो जाता है। जो भी चीज़ें होती हैं वो हमारी बॉडी रीअब्जॉर्ब कर लेती है और रिसाइकिल कर लेती है। तो ये जो सारा काम हो रहा होता है ये हमारे ओवरीज के अंदर हो रहा होता है। अब हम देखेंगे कि किस तरह ओवेरियन साइकिल और यूट्रीन साइकिल जो है एक साथ स्टेप वाइज चल रहे होते हैं। तो बेसिकली अगर हम पूरे रिप्रोडक्टिव साइकिल की बात करें तो वो 3 फेजेस में डिवाइडेड है। सबसे पहला मेंस्ट्रुअल फेज है, दैट इज द फर्स्ट 5 days ऑफ द होल साइकिल। सेकंड वन इज प्रोलिफरेटिव फेज जो कि डे 6 से लेके डे 14 तक जाता है। डे 14 पे ओव्यूलेशन होती है और ओव्यूलेशन के बाद जो फेज शुरू होता है दैट इज सिक्रीटरी फेज और वो डे 15 से डे 28 तक जाता है और फिर ये कंप्लीट साइकिल एक दोबारा से रिपीट होता है। अब आइडियली तो 28 डेज का साइकिल होता है बट एवरी फीमेल इज़ डिफरेंट, तो कुछ वेरिएशंस प्लस माइनस 5 डेज एग्जिस्ट करती हैं, डिपेंड्स ऑन ईच पर्सन। अब सबसे पहला जो फेज़ है मेंस्ट्रुअल फेज़ दैट इज़ डे 1 to 5। उसमें ये होता है कि बेसिकली जब फर्टिलाइजेशन नहीं होती
इम्प्लांटेशन नहीं होती आके एम्ब्रियो की, तो जो यूट्रस है वो क्या करता है कि वो शेडिंग शुरू कर देता है। वो शेडिंग जितना भी एंडोमेट्रियम ने टिश्यू जो है गेन किया था पिछले टाइम में, यानी उसने अपने आप को तैयार किया था कि यहाँ पे आके एक एम्ब्रियो ने ग्रो करना है, अब वो नहीं हो रहा। तो क्या होगा कि वो जितने जो है ब्लड वेसल्स वहाँ पे मौजूद हैं, जितना एक्स्ट्रा ब्लड की सप्लाई है उसको कट कर दिया जाएगा और वो जो शेडिंग शुरू हो जाएगी एंडोमेट्रियम की। शेडिंग जो है उस शेडिंग की वजह से ब्लीडिंग होती है 3 से 5 डेज़ के लिए। दैट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द इंडिविजुअल्स। और इस टाइम पे जो ओवेरियन हार्मोन्स होते हैं, वो हार्मोन्स जो ओवरी सिक्रीट कर रहा है वो अपने लोएस्ट लेवल पे होते हैं, जबकि गोनाडोट्रोपिन्स जो हैं वो क्या करते हैं, उनका जो लेवल है वो बढ़ना शुरू हो जाता है और उसके साथ ही जो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है वो भी बढ़ना शुरू हो जाता है, ताकि एक साइकिल के नेक्स्ट फेज़ की तरफ जाया जा सके। अब सेकेंड जो फेज़ आ जाता है वो आ जाता है प्रोलिफरेटिव फेज़, जो कि 6 से 14 डेज़ तक रहता है। अब प्रोलिफरेटिव फेज़ में क्या होता है कि पिछले फेज़ में क्योंकि फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो है वो उसके लेवल हाई हो गया था, तो यहाँ पे क्या होता है कि जो मैच्योर फॉलिकल्स हैं वो डेवलप होते हैं ओवरी में, जिस तरह हमने देखा। इवन आप इस डायग्राम में भी देख सकते हैं कि डे 6 से 14 तक जो है वो क्या हो रहा है कि फॉलिकुलर फेज भी कहलाता है और उसमें जो फॉलिकल है वो डेवलप हो रहा है। अब डेवलप हो जाता है तो उस टाइम पे जो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है वो मैच्योर फॉलिकल को क्या करता है, स्टिमुलेट करता है, और उस स्टिमुलेशन की वजह से जो मैच्योर फॉलिकल है वो एस्ट्रोजन सिक्रीट करता है। एस्ट्रोजन जो है वो एक ओवेरियन हार्मोन है। अब एस्ट्रोजन जो है उस टाइम पे क्या करती है, जाके यूट्रस पे एक्ट करती है, यानी जो एंडोमेट्रियम है उसकी वेस्कुलराइजेशन शुरू हो जाती है। अब आप सेम टाइम जो है अगर यूट्रीन साइकिल में देखें, ये पॉइंट है, ये एरो जो आपको नज़र आ रहा है, बेसिकली ये वो एरो है जहाँ की हम बात कर रहे हैं। अब यहाँ पे जो एस्ट्रोजन है वो सिक्रीट होती है और यहाँ से आगे एस्ट्रोजन जो है वो बढ़ना शुरू हो जाती है और एस्ट्रोजन वेस्कुलराइजेशन कर रही है हमारी जो है एंडोमेट्रियम में। अब ये वाला सारा रीजन अगर आप देखें, ये जो इस तरफ जा रहा है, तो इट शोज़ कि यहाँ पे वेस्कुलराइजेशन हो रही है। यहाँ पे कम वेस्कुलराइजेशन है, यहाँ पे आपको कम कैपिलरीज और ब्लड वेसल्स नज़र आ रहे हैं, जबकि यहाँ पे काफ़ी थिक किस्म की जो है वो वेस्कुलराइजेशन हो चुकी है। अब इस टाइम पे एक और काम भी होता है कि जैसे हमने पहले बात की थी कि जो सर्विक्स है दैट इज़ बिटवीन यूट्रस एंड वजाइना, वो ओपनिंग है एक इनटू द यूट्रस और वो ब्लॉक्ड होती है म्यूकस से, बहुत थिक किस्म के। लेकिन जैसे ही एंडोमेट्रियम की जो है वेस्कुलराइजेशन होती है एंड एंडोमेट्रियम इज़ प्रिपेयरिंग फॉर द इम्प्लांट, तो जो सर्विकल म्यूकस है वो भी थिन हो जाती है और वो क्रिस्टलाइन फॉर्म में आना शुरू हो जाती है और वो कुछ चैनल्स बना देती है अपने दरमियान, ताकि वहाँ से जो स्पर्म्स हैं वो पास करके यूट्रस तक आ सकें। फिर नेक्स्ट क्या होता है कि एस्ट्रोजन जो है उसका एक और काम भी है कि इट हैज़ अ नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म ओवर फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, के जब एस्ट्रोजन बन रही है तो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन को क्या करेगी, वो कम कर देगी, उसको इनहिबिट करेगी। और वो जो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है उसमें ड्रॉप की वजह से क्या होता है कि एक सिग्नल जाता है हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड की तरफ, और पिट्यूटरी ग्लैंड जो है हमारा ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन यानी LH जो है वो सिक्रीट करता है। ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन के सिक्रीट होने की वजह से ऑन डे 14, और ये ऑन डे 14 पे होता है क्योंकि डे 14 पे ओव्यूलेशन होनी होती है, जब ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन जो है क्या करता है, एग को रिलीज कर देता है ओवरी में से। अब जब यहाँ पे एग रिलीज हो जाता है तो इस प्रोसेस को हम क्या कह रहे होते हैं, ओव्यूलेशन। अब ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन फर्दर ये काम करता है कि वो रप्चर्ड फॉलिकल को कन्वर्ट कर देता है इनटू ए येलो ग्रैंडुलर मास, जिसको हम कॉर्पस ल्यूटियम कहते हैं। फिर नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास सिक्रीटरी फेज, दैट इज़ 15 to 28 डेज। उसमें एंडोमेट्रियम जो है 15 डेज पे प्रिपेयर कर रही होती है अपने आप को फॉर इम्प्लांटेशन। उस टाइम पे जो कॉर्पस ल्यूटियम से प्रोजेस्टेरोन है वो क्या करती है, वो एंडोमेट्रियम पे एक्ट करती है और हमारे जो यूट्रीन ग्लैंड्स होते हैं वो इनलार्ज हो जाते हैं। यूट्रीन ग्लैंड के इनलार्ज होने से क्या होता है कि यूट्रीन ग्लैंड्स ने एक बहुत इंपॉर्टेंट काम करना है कि उन्होंने ग्लाइकोजन जो है वो सिक्रीट करनी है इनटू द यूट्रीन कैविटी। वो सिक्रीशन इसलिए होती है ग्लाइकोजन की कि अगर एक ऊपर से हमारे पास जो है वो जाइगोट आ रहा है, एक एम्ब्रियोन इम्प्लांट होने आना है, उसको 4-5 दिन लगते हैं इम्प्लांट होने में।
उस इम्प्लांटेशन का जो टाइम है उसके दौरान उसको न्यूट्रिशन चाहिए। वो न्यूट्रिशन जो प्रोवाइड करनी होती है वो ये ग्लाइकोजन जो सिक्रीट हुई होती है, वो ग्लाइकोजन जो है वो प्रोवाइड करती है। अब अगर इस टाइम पे कोई एग नहीं आया या फर्टिलाइज्ड एग नहीं आया और इम्प्लांटेशन नहीं होती, तो फिर क्या होता है कि कॉर्पस ल्यूटियम जो है वो डीजनरेट हो जाता है और उसके बाद जो है दोबारा से बॉडी जो है वो मेंस्ट्रुअल फेज में चली जाती है और एंडोमेट्रियम की शेडिंग शुरू हो जाती है।